नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सर्दियां हस्तिनापुर के आसमान में घिर आई थी, लेकिन प्रदूषण उनके ऊपर मोटी मोटी परत में चढ़ा हुआ था। रियाया खांस खांस कर हलकान हुई जा रही थी और यह सोचकर अपनी किस्मत पर मगन थी कि चलो यह साल भी पिछले साल जैसा ही बीत रहा है, कुछ बदला नहीं है। वही चुनावी धकापेल, वही डंकापति, वही धृतराष्ट्र और वही संजय। बदला है तो बस प्रदूषण के आंकड़ों को सुंदर और सुरक्षित दिखाने वाला हथकंडा। इन्हीं हथकंडों की आमद रफ्त में दरबार लगा। धृतराष्ट्र भी प्रदूषण की चपेट में थे, नजला हावी था। बलगम की समस्या गंभीर हो गई थी। एक हकीम ने उन्हें लौंग और लहसुन से बना काढ़ा पीने की सलाह दी थी, शहद स्वादानुसार। धृतराष्ट्र दरबार में बैठे वही काढ़ा धीरे धीरे सुड़क रहे थे। इसी प्रक्रिया में उन्होंने गले को खंखार कर साफ किया। सेवक पीकदान ले आया, धृतराष्ट्र ने थूक दिया। धृतराष्ट्र का थूका हुआ बलगम लोकतंत्र के मुंह पर लिसलिसे पदार्थ के रूप में उसी तरह चिपक गया जैसे प्रदूषण हस्तिनापुर के रोम रोम से चिपक गया है। धृतराष्ट्र ने संजय से आर्यावर्त का सूरत हाल जानना चाहा। संजय ने जवाब दिया, महाराज, नंगी आंखों से सब कुछ धुंधला दिख रहा है, अब आंखों में धूल झोंकने की जरूरत ही नहीं है। और फिर संजय ने एक वृत्त चित्र चला दिया। आप ये कैसे कह देंगे कि पानी फेंकने से AQI कम हो जाता है कभी? पानी फेंकने से AQI कम हो जाता है कभी? यह सुनते ही धृतराष्ट्र के तन बदन में अंगारे फूटने लगे। हाथे में काढ़े का गिलास बगल में रखते हुए वो मन ही मन कुछ बुदबुदाए। दरबारियों की समझ में कुछ नहीं आया। तब तक धृतराष्ट्र बोल पड़े, ये कौन नामुराद है? अगर पानी छिड़कने से प्रदूषण खत्म नहीं होता तो ये कोटि कोटि रुपए कौन सी बारिश करवाने के लिए खर्च किए जा रहे थे। 3.21 करोड़ का ये ट्रायल 90 मिनट की उड़ान में 100 वर्ग किलोमीटर इलाके को कवर करेगा। बादलों में रसायन डालकर कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, जो सामान्य बारिश से 5 से 15% ज्यादा बरसाती है। धृतराष्ट्र के तर्कपूर्ण वचन सुनकर संजय के मुंह से बस इतना ही निकला, वही तो महाराज, ये डंकापति के नए शागिर्द हैं, अंड बंड बोलते रहते हैं। संजय की बातों से भटककर धृतराष्ट्र का ध्यान एक सनसनीखेज वारदात के ऊपर चला गया। उन्होंने संजय से पूछा, ये जो हस्तिनापुर में तमाम आमो खास की बम धमाके में मौत हुई है, उसका कुछ समाचार है तुमको? संजय को इतनी बड़ी खबर चूकने की ग्लानि हुई। तत्काल गलती सुधारते हुए उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि लाल किले के बाहर ही आतंकी हमला हुआ है महाराज, इसमें 10 रियाया की मौत हो गई। सोमवार को दिल्ली एक बड़े धमाके से दहल गई। इस धमाके ने 13 लोगों की जान ले ली, जबकि कई लोगों की हालत अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। यह सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ। उन्होंने दुखी मन से पूछा, इतना बड़ा हादसा हो गया, डंकापति ने क्या कहा? संजय ने कहा, धमाके की अगली सुबह ही डंकापति बहुत भारी मन से भूटान निकल गए। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। यह देख सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत धक्का लगा। उन्हें यकीन नहीं हुआ, लिहाजा दोबारा से पुष्टि करने के लिए उन्होंने पूछा, इतने लोग मर गए और डंकापति भूटान निकल गए? संजय ने कहा, वो क्या है महाराज कि मन का भारी होना जरूरी है, भारी मन से विदेशी दौरा भी जरूरी है। धमाके के पीड़ितों से तो बाद में भी मिला ही जा सकता है, वो कहाँ भागे जा रहे हैं? यहीं अपने देश में तो पड़े हैं, जब चाहे वापस आकर मिल सकते हैं। लिहाजा डंकापति जब भारी मन से भूटान से लौटे, तब जाकर उन्होंने घायलों की खोज खबर ली। धृतराष्ट्र को लगा कि शायद इसके बाद डंकापति 10-12 दिन भारी मन से शोक में व्यतीत करेंगे। उन्होंने संजय से कहा, तब तो कुछ दिन यूं ही भारी भारी रहेंगे डंकापति। संजय ने कहा, प्लान तो डंकापति का यही था महाराज, लेकिन वो क्या है कि चुनाव भी थे पाटलिपुत्र में, उसके नतीजे आ गए और नतीजे भी इतने बम्पर आए कि डंकापति का भारी मन एक ही दिन में हल्का हो गया। इसके बाद तो पार्टी बनती थी। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई।
धृतराष्ट्र की दिलचस्पी बढ़ गई। उन्होंने पाटलिपुत्र के चुनावी नतीजे पर और जानकारी तलब की। तब संजय ने उनके सामने एक वृत्त चित्र चला दिया। नरेंद्र मोदी ने गर्दा उड़ा दिया है बॉस, और ऐसा गर्दा उड़ा दिया कि उधर नरेंद्र मोदी की डबल सेंचुरी हो गई, इधर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन सीट के लिए तरस रहे हैं कि देख तो भाई तेरे पास कुछ सीट है। धृतराष्ट्र को मजा नहीं आया। उन्होंने बात को थोड़ा घुमाते हुए कहा, ये बताओ, डंकापति ने तो कहा था कि अब से हर आतंकी हमला देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। इस बार किसको रेलने जा रहे हैं डंकापति? Top Indian government sources have told DD India that India has decided that any future act of terror will be considered an act of war against India and it will be responded accordingly. संजय ने कहा, महाराज वो पुरानी बात है। आपने देखा पिछली बार बौड़ियाए थे तो अमेरिका वाले दोस्त ने 41 बार गिनकर हील हुज्जत की थी। फिर से वही सब करने की हिम्मत नहीं बची है डंकापति में। यह सुनकर धृतराष्ट्र का मन भी हल्का हो गया। वो उठे और अंतःपुर को चले गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। अब पेश है दो दोस्तों की कहानी। एक गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, लल्लन और कल्लन। लल्लन गांव का सरपंच था, कल्लन उसके हर ऐब हर खोट को खरा सोना बताने वाला चेला। एक रात गांव को नदी पार से जोड़ने वाला पुल ढह गया। यह वही पुल था जिसका उद्घाटन लल्लन मियाँ ने 2 महीने पहले किया था। लोग घबरा कर दौड़े दौड़े लल्लन के पास पहुंचे। अरे लल्लन मियाँ, गजब हो गया, आने जाने का रास्ता ही खत्म हो गया। लल्लन मियाँ कुछ कहते उसके पहले ही कल्लन धोती चढ़ाकर बोल पड़ा, अरे भैया, ये संकट नहीं, ईश्वर की कृपा है। लोग हक्के बक्के उसका मुंह देखने लगे। एक ने पूछा, ये कैसी कृपा हुई कल्लन भाई? कल्लन ने समझाया, जरा सोचिए, दिन में पुल टूटता तो बड़ी संख्या में लोग और जानवर इसकी चपेट में आकर मारे जाते, मगर देखिए यह रात में गिरा ताकि सबकी जान बच जाए। यह तो पुल ने बलिदान किया है अपना आप लोगों के लिए। लल्लन उसकी कथावाचन प्रतिभा पर मुग्ध होकर उसे निहारे जा रहा था। कल्लन बोले जा रहा था, इसके अलावा टूटा हुआ पुल आपको याद दिलाएगा कि जिंदगी में हर राह आसान नहीं होती। पुल टूटा है ताकि आप सब जीवन में नई राहें खोजने की कला सीख सकें। इस कहानी का गांव आज का भारत है। लल्लन इस देश की सरकार है और कल्लन इस देश का दरबारी हुड़कचुल्लू मीडिया। सरकार और मीडिया की बेशर्म जुगलबंदी ऐसी ही है कि दुर्घटना चाहे जितनी भी बड़ी हो, भोंपू हमेशा एक ही राग में बजता है, राग दरबारी। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए बम धमाके के बाद भी दरबारी मीडिया यही काम करता रहा। 10 नवंबर की शाम लाल किले के बाहर एक कार में धमाका हुआ। इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। अब इस धमाके का दायरा और बढ़ चुका है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि इस धमाके से पहले ही उसने इस धमाके के तार खोज लिए थे और उनसे बड़ी मात्रा में विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद जिले से जब्त कर लिए थे। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और जेएनके पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूंगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इसमें आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट आरडीएक्स। आनन फानन में यह विस्फोटक कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचा दिया गया। वहां नौगाम पुलिस थाने में इस विस्फोटक में धमाका हो गया। इसमें 9 और लोगों की मौत हो गई। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़े धमाके में अब तक 9 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और लगभग 30 से अधिक घायल हैं। थाने के अंदर 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट सुरक्षित सील करने की प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से गलत हैंडलिंग की गई। यह सामग्री एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील की जा रही थी। जब देश के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक लाल किले के बाहर इतना बड़ा धमाका हो गया, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, पत्रकारों का स्वाभाविक सा काम था कि वो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से सवाल पूछते। आखिर कैसे कभी पहलगाम में आतंकी हमला और अब देश की राजधानी में इतने बड़े पैमाने पर आतंकी हमला हुआ, इसमें इतनी संख्या में लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस देश के तमाम हुड़कचुल्लू मीडिया ने यह सब सवाल नहीं पूछा। उसने देश को बताया कि यह सुरक्षा एजेंसियों की सफलता है, सरकार की मुस्तैदी का नतीजा है। आतंकवादी चारों तरफ से घिर चुके थे, इसलिए पैनिक अटैक कर दिया। इस तरह अब तक जो आतंकी हमले सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी मानी जाती थी, वो इस सरकार की सफलता के तौर पर प्रचारित की गई। डॉक्टर उमर फिदाई अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर जिसने पैनिक अटैक कर दिया था ना, पकड़े जाने के डर से लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास बीच सड़क पर धमाका कर दिया था। आतंकियों ने साजिशें तो बहुत की, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते हर साजिश नाकाम हुई और इसलिए जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, पैनिक में ही हुआ लेकिन हुआ। आतंकवादी पैनिक में आ गए। जो आतंकवादी बच गए थे, जो बाहर थे,
जो अभी तक पकड़े नहीं गए थे वो घबराहट में आ गए, वो पैनिक में आ गए और उसकी वजह से इधर उधर भाग रहे थे और इसी दौरान ये विस्फोट हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि हमलावर ने जल्दबाजी में घबराहट में विस्फोट किया और ये बॉम्ब पूरी तरह से विकसित नहीं था, जिसके कारण इसका असर काफी सीमित रहा। लाल किले के करीब कार में जो धमाका हुआ वो पैनिक अटैक था। सूत्रों के हवाले से अब खबर ये आ रही है कि कल हुआ धमाका संदिग्ध के घबराने की वजह से हुआ। सुरक्षा एजेंसियों की देश भर में बड़ी सतर्कता और कार्रवाई के चलते संदिग्ध को पकड़े जाने का डर था। इसी दौरान वह विस्फोटक को कहीं और ले जाने या नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी आईईडी अचानक फट गया। थोड़ा सा रुकिए और सोचिए, यह बेहद जरूरी बात है। आपके और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो मीडिया इतनी निर्लज्जता से सरकार की नाकामी को भी उसकी सफलता बताने का काम करता है, उस पर आप कितना यकीन कर सकते हैं? क्या यह मीडिया भारत के लोगों के हितों की लड़ाई लड़ सकता है? क्या ऐसे भ्रष्ट मीडिया के हाथ में इस देश का बेशकीमती संविधान, इस देश का लोकतंत्र और आपका भविष्य सुरक्षित है? इसका जवाब सीधा सा है, नहीं। ये लोग इस हद तक सरकारी चंगुल में फंसे और दबे हैं कि खुलेआम झूठ बोलने में भी इन्हें संकोच नहीं होता। बात घूम फिर कर फिर आती है कि इसका कारण और इलाज क्या है। कारण है विज्ञापन का दबाव और इलाज है सब्सक्रिप्शन आधारित पत्रकारिता। आपको यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। न्यूज लॉन्ड्री एक प्रयास है पत्रकारिता को सरकारों और कॉरपोरेट के चंगुल से आज़ाद रखने का और जनहित की पत्रकारिता को सबसे ऊपर रखने का। तभी आप भी कह पाएंगे, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। एक सिरे से तमाम एंकरों और पत्रकारों ने उस दलिद्रई का सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया। इस तथाकथित पैनिक अटैक पर बात करने से पहले हम इस हादसे के मुख्तसर से टाइमलाइन समझ लेते हैं। लाल किले पर हुए ब्लास्ट के तार फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक जोड़े जा रहे हैं। अक्टूबर में कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर दीवारों पर चिपके मिले थे। इन पोस्टरों की जांच कर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद राठर नामक कश्मीरी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने राठर के अनंतनाग स्थित मेडिकल कॉलेज के लॉकर की तलाशी में एक AK-47 राइफल और गोलियां बरामद की। राठर से पूछताछ में पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी का सुराग मिला। शकील पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। पुलिस ने शकील के फरीदाबाद स्थित किराए के घर पर छापा मारकर वहां से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, असॉल्ट राइफल, बैटरियां और वॉकी टॉकी जैसी चीजें बरामद की। इसके अलावा फरीदाबाद के एक गांव से करीब 2500 किलो विस्फोटक भी बरामद किया गया। यहां से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का एक पूरा नेटवर्क सामने आया, जिसमें उमर मोहम्मद का नाम भी शामिल है। उमर भी पुलवामा का रहने वाला था। जांचकर्ताओं का दावा है कि डॉक्टर उमर ही I-20 कार में एक्सप्लोजिव लेकर घूम रहा था, यानी कि पुलिस को उमर के बारे में पता था और वो उसे तलाश भी रही थी। अब हम यहाँ रुककर एक बार फिर से दरबारी पत्रकारों पर आ जाते हैं। उन्हें सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से यह सवाल पूछना चाहिए था कि इतने बड़े पैमाने पर फरीदाबाद में विस्फोटक इकट्ठा हो रहे थे और इसकी भनक लोकल इंटेलिजेंस से लेकर शीर्ष खुफिया एजेंसियों को क्यों नहीं थी। सवाल और भी हैं। मसलन कोई आतंकी पोस्टर लगाकर हमले की पूर्व जानकारी क्यों देगा? जब मामला फरीदाबाद का था, हमला दिल्ली के लाल किले के पास हुआ था, तब जब्त किया हुआ विस्फोटक आनन फानन में श्रीनगर क्यों भेजा गया, जो कि आतंकी हमलों के लिहाज से बेहद संवेदनशील शहर है? रात में 11 बजे नौगाम थाने में क्या जांच चल रही थी? आनन फानन में इस विस्फोट को पुलिस के शीर्ष अधिकारियों द्वारा दुर्घटना घोषित करने की क्या हड़बड़ी थी? ये वो सवाल हैं जिन्हें मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए, लेकिन हमारे मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ कोरिया को मात दे चुका है। वह इस पूरी नाकामी और इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों को सरकार की सफलता बता रहा है। आपने कभी इस दर्जे की बेशर्मी नहीं देखी होगी। मोदी सरकार की नाकामियों को सफलता में तब्दील करने वाले इस मीडिया ने इस भयावह घटना को भी अपने पसंदीदा टाइम पास हिंदू मुस्लिम बकैती में तब्दील कर दिया। कोई इसे MBBS जिहाद बता रहा है, तो कोई बता रहा है कि असली टारगेट तो हिंदू मंदिर था। मिलिए डॉक्टर्स की इस पूरी टीम से जो काम कर रही थी आतंक का। डॉक्टर के भेष में आतंकवादी हैं। कैसे देश में MBBS जिहाद किया जा रहा है। यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, गौरी शंकर मंदिर यहाँ है, यहाँ पर जैन मंदिर है और गौरी शंकर मंदिर का एक हम आपको इनसेट इमेज भी दिखा रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर देखिए, दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद गौरी शंकर मंदिर भी इन आतंकवादियों के निशाने पर था, टारगेट पर था। ये एंकर आपको नहीं बताएंगी कि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ वहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब एक ही लेन में है। गौर कीजिए कि क्यों दरबारी मीडिया एक सुर से आतंकवादियों की हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली थियरी गा रहा था।
दिलचस्प बात यह है कि महज 6 महीना पहले ही पाकिस्तान से लड़ चुकी सरकार इस बार पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले रही है, न ही इस एक्ट ऑफ टेरर को खुलकर टेरर अटैक बता रही है। अब जब सरकार इस रायते को समेट नहीं पा रही है, तब उसकी मदद के लिए लगुआ भगुआ एंकर और चैनल वाले उतर आए हैं। यही वजह है कि वो दिन रात पैनिक अटैक चिल्ला रहे हैं। हर वक्त सांप्रदायिक नफरत फैलाकर जहर घोलने वाले मुद्दों की ताक में बैठे न्यूज नेटवर्क रिपब्लिक भारत के मुखिया अर्नब गोस्वामी ने चिल्ला कर लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को सनातन के खिलाफ षड्यंत्र और सैकड़ों हिंदुओं को मारने की साजिश बताया। हमारे सनातन के खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों है? तब तक हम नहीं कहेंगे ये सनातन के खिलाफ षड्यंत्र है। व्हाइट कॉलर क्या व्हाइट कॉलर? जिहादी बोलिए, इस्लामिस्ट बोलिए, इस्लामिस्ट खुलकर बोलिए, इस्लामिस्ट। ये सैकड़ों हिंदुओं को मारना चाहते थे। आतंकी हमले पर सरकार से सही सवाल न पूछकर हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र का फर्जीवाड़ा फैलाने वाले अर्नब शायद ये भूल गए हैं कि इस धमाके में मरने वालों में मोहसिन, नोमान और जुम्मन के नाम भी शामिल हैं। ये उन 13 अभागे लोगों में शामिल हैं जिनसे बम ने फटने से पहले उनका धर्म नहीं पूछा था। अब बात करते हैं नोएडा फिल्म सिटी की नंबर 1 बैरक आज तक की। यह चैनल खुद को नंबर 1 होने का तमगा क्यों देता है, यह सारे लोग उस वक्त जान गए जब इसकी सुपरस्टार एंकरा अंजना ओम कश्यप ने लेजेंडरी फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को जीते जी श्रद्धांजलि दे डाली। सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। यही हाल न्यूज 18 वाली रूबिका लियाकत का भी रहा। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल के धर्मेंद्र का इंतकाल हो गया है। इनकी इस फर्जी खबर का असर ये हुआ कि तमाम प्रतिष्ठित लोगों ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दे डाली। लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। धर्म जी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग के एक युग का अंत हो गया। वे मर्दानगी और कोमलता का, गरिमा और विनम्रता, आकर्षण और ताकत का आदर्श मेल थे। सालों साल देश के चित्रपट के आकाश पर चमचमाए धर्मेंद्र जी का जमीन से जुड़ा सादगी भरा आकर्षक व्यक्तित्व और उनका सहज अभिनय हमेशा याद किया जाएगा। भावभीनी श्रद्धांजलि। इस फर्जी खबर के लपेटे में आए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब कसम खाई है कि वो मीडिया के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और उन्होंने बाकायदा उन तमाम मीडिया वालों को लानत भेजी। अब मैंने तय कर लिया है कि आज तक और ये जो चैनल मरने की खबर देते हैं, मैं कभी भी इन चैनलों की मानूंगा नहीं और उनको देख करके मैं ट्वीट कभी नहीं करूंगा। क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? तुम बताओ पत्रकार साथ क्या करें हम? कहाँ सर मारे बताओ? इस गलतफहमी को खत्म करने के लिए धर्मेंद्र के परिवार और रिश्तेदारों ने मोर्चा संभाला। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आई कि धर्मेंद्र का इलाज जारी है। जो कुछ हो रहा है वह माफी के लायक नहीं है। जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें कैसे फैला सकता है जिनकी सेहत में सुधार हो रहा है? यह अत्यंत अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उनकी निजता का सम्मान करें। ऐसा लगता है कि मीडिया बेहद हड़बड़ी में है और झूठी खबरें फैला रहा है। मेरे पिता की हालत स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे परिवार को निजता दें। पापा के स्वस्थ होने के लिए की गई प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। खैर, जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होने वाली थी, उस दिन तो अंजना जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उनको 12 बजे ही पता चल गया था कि एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। ये खुशी इतनी ज्यादा थी कि बस पूछो मत। और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 189 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई और इसको प्रचंड बहुमत कहा जाएगा। मामला बिहार का हो और जीत एनडीए को मिल रही हो तो फिर भोजपुरी गानों से बेहतर भला क्या होगा। पूरे दिन पूरे देश को इसी गाने से बिहार को परोसा गया और हद उस वक्त हो गई जब बिहारी व्यंजनों का आनंद उठाते हुए बैगन का चोखा और लिट्टी के जरिए बिहार की राजनीति को डिकोड किया जाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि लिट्टी चोखा पर टूट पड़े हैं कौन कौन? मैंने लिट्टी चोखा और मखाने की खीर जो लाजवाब है, ये मैंने आते ही सबसे पहले सब कुछ थोड़ा थोड़ा सैंपल किया। मतलब जिस तरह से पूरे बिहार के एक एक क्षेत्र ने वोट डाला है और अच्छी तरह से डाला है,
बम्पर वोटिंग, अब बम्पर खाने की बारी है। हमारे आलू का भरता है यहाँ पर बहुत शानदार है, और ये फिक्स्ड है, हम लोग सब बैगन वाला भी चोखा, हाँ बहुत ही शानदार है। बिहार के चुनावी नतीजों पर अंजना ओम कश्यप का यह शो देखकर आप यही कह सकते हैं कि चुनाव आयोग बेमतलब ही मतगणना के बाद जीत और हार का फैसला करने में इतना समय बर्बाद करता है। उसे तो बस अपना सारा काम अंजना जी को सौंप देना चाहिए, इतनी मशक्कत की जरूरत ही नहीं थी। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट बारामासा नामक वेबसाइट से है। उत्तराखंड में लगभग 22,000 उपनल कर्मी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो कर्मचारी हैं जो काफ़ी वर्षों से सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन न तो उन्हें नियमित किया गया है, न ही उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों कर्मियों ने देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेरे पास हस्बैंड भी नहीं है, मेरे को 16-17 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। इसमें मेरे बच्चों की फीस है, इसमें मेरी सास का खर्चा है, इसमें मेरा खर्चा है, किराए का खर्चा है। अब ये बताओ, ये 15-16 हज़ार में हम क्या दे सकते हैं? जब बेरोजगार संगठन के 6 दिन का धरना यहाँ पे चला, सरकार ने उनका भी विरोध किया। सरकार ने उन्हें कई जिहादी बना दिया। दुर्भाग्य है कि आज 60 साल नौकरी करने के उपरांत भी कर्मचारियों की पेंशन बंद की जाती है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।